हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना एडवेंचर फ्रेंड गौरव तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गौरव एडवेंचर। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक एडवेंचर एंड माउंटेनिंग से जुड़ी हुई ऐसी मूवी के बारे में जो लाइफ के प्रति आपकी थिंकिंग को चेंज कर देगी। अगर आप हार चुके हैं, टूट चुके हैं, अगर आप सुसाइड करने की सोच रहे हैं तो इस मूवी से आपको इतना इंस्पिरेशन मिलेगा कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को डाइवर्ट कर देंगे और कुछ पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देंगे। तो हम बात कर रहे हैं मूवी के बारे में। इसका नाम है 127 आवर्स। ये कहीं ना कहीं एडवेंचर एंड माउंटेनिंग से जुड़ी हुई है और लाइफ के प्रति आपकी थिंकिंग को चेंज करती है। तो दोस्तों, एक गुजारिश है, अगर आप सुसाइड करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले ये मूवी ज़रूर देखें। ये लाइफ की इंपॉर्टेंस को बताता है। हाँ, कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि इससे बढ़िया हम मर ही क्यों ना गए होते अगर हम इस सिचुएशन में फंसे होते तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, रिव्यू स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं स्टोरी के बारे में। तो ये एक्चुअली रियल लाइफ की स्टोरी है एरन रोस्टर नाम के एक इंसान की, जिसका जन्म हुआ था 27 अक्टूबर 1975 में। तो दोस्तों, पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद भी अचानक से कहीं माउंटेनिंग का चस्का लग जाता है और अच्छी खासी अपनी मैकेनिकल इंजीनियर की लाइफ को छोड़ के वो निकल पड़ता है पर्वतारोहण यानी माउंटेनिंग के क्षेत्र में। तो दोस्तों, उसका जो सपना होता है या टारगेट होता है वो होता है कोलोराडो में स्थित उन सभी माउंटेन्स को क्लाइंब करना था जिनकी हाइट 14,000 फीट से ऊपर है। तो दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ऐसे टोटल 53 पर्वत चोटियां हैं जिनकी हाइट 14,000 से ऊपर है कोलोराडो के अंदर। इसके अलावा वो ऐसा करने वाला पहला इंसान बनना चाहता था। तो दोस्तों, जो उसका टारगेट होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इतना इजी नहीं होता और माउंटेनिंग के बारे में सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं उसे। तो दोस्तों, जाने से पहले एक टूल ले लेता है जो उसे फ्री में मिला होता है फ्लैश लाइट परचेज करने पे दुकान से। और वो सामान कैसा होता है, चाइना का बना हुआ होता है और उस प्रोडक्ट के बारे में आपको एलन रोस्टर अच्छे से बता सकते हैं। Lesson: don't buy the cheap made in China multi-tool. तो दोस्तों, 26 अप्रैल 2003 में सुबह सैटरडे की मॉर्निंग को वो निकल पड़ता है कैनरिंग के लिए, क्योंकि कैनरिंग करके उसकी प्रैक्टिस हो सकती थी माउंटेन्स पे क्लाइंब करने की। इसके अलावा जो 53 माउंटेन्स का उसने लक्ष्य बना रखा था उसकी भी प्रैक्टिस हो सकती थी। तो दोस्तों, वो सुबह निकल जाता है और अपनी साइकिल को लगभग जो उसकी मेन लोकेशन होती है जहाँ पे जाना होता है उससे 24 किलोमीटर दूर छोड़ देता है, क्योंकि साइकिल ले जाने का वहाँ पे कोई रास्ता नहीं होता और वो निकल पड़ता है ब्लू जोन कैनियन की तरफ। ब्लू जोन कैनियन क्या होते हैं ये आपको मैं दिखा सकता हूँ पिक्चर के माध्यम से। ब्लू जोन कैनियन कैनियनलैंड नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। और जो स्लॉट कैनियन होता है, ये स्लॉट कैनियन होता है कि जो बड़ी बड़ी दरारें होती हैं जो बाहर से देखने में बिल्कुल पतली होती हैं और अंदर नीचे जाके वो नदियों के बहाव के कारण बहुत ही लंबे टाइम पे बनी होती हैं। हालांकि देखने में ये जितनी सुंदर और लुभावनी होती है उतनी ही खतरनाक भी होती है, ये आपको आगे पता चलेगा। जब वो उस टाइम निकला होता है तो अपने साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसने कैरी की होती हैं, जैसे माउंटेनिंग रोप होती है। वो भी माउंटेनिंग रोप भी दोस्तों दो तरीके की होती है। पहली होती है स्टैटिक रोप, सेकेंड होती है डायनामिक। जो हमारी डायनामिक रोप होती है वो क्लाइंबिंग में यूज होती है। तो इसके पास जो होती है क्लाइंबिंग रोप होती है जो थोड़ी खिंच जाती है। पहले इसके एडवांटेज के बारे में आपको बता देता हूँ क्या एडवांटेज होता है इसका। तो दोस्तों, अगर हम क्लाइंबिंग करते हैं, अगर हम स्लिप होते हैं बाय द वे, तो जो ब्लेयर होता है हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है, बट साथ ही साथ जो हमारे कमर पे जर्क नहीं आता इसकी वजह से, और ये थोड़ी स्ट्रेचेबल होती है। तो इसका एडवांटेज तो मैंने बता दिया, आगे इसका डिसएडवांटेज भी बताऊंगा कि क्या सिचुएशन वहाँ पे होती है। इसके अलावा दोस्तों उसके पास कैराबिनर्स होते हैं और माउंटेनिंग से जुड़ी हुई कई चीजें होती हैं। तो होता क्या है, जब वो आगे बढ़ता रहता है धीरे धीरे साइकिल उसने पीछे छोड़ दी होती है तो कोई इसके बारे में पता नहीं लगा सकता था अगर ये कहीं फंस भी जाता है तो, और उसने इस बारे में किसी को बताया भी नहीं होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते बढ़ते एक सकरा कैनियन आता है, उसके ऊपर एक पत्थर होता है। तो वो सोचता है कि वो पत्थर उसमें फंसा हुआ है, पहले लात मार के ट्राई भी करता है कि चेक कर लूं पत्थर को, पर उस टाइम वो नहीं होता, हिलता नहीं है। फिर जैसे ही वो हल्का सा नीचे जाता है तो फिसल के वो नीचे गिरने लगता है कैनियन के अंदर, और साथ ही साथ जो पत्थर होता है पत्थर भी उसके साथ ही नीचे आ जाता है। जब वो बिल्कुल नीचे पहुंचने वाला होता है, गिरने वाला होता है, तो वो पत्थर और उसका हाथ दोनों तरफ से दीवालों के बीच में फंस जाता है। जब उसे रियलाइज होता है, कोई चीज महसूस होती है, तो उसे पता चलता है उसका जो राइट हैंड होता है वो पूरी तरीके से पत्थर के अंदर दबा होता है।
तो दोस्तों यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है और हमारा रिव्यू भी यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अब बात करते हैं इस मूवी की एडिटिंग के बारे में। तो स्टार्टिंग से लेके आपको लास्ट तक एडिटिंग लेवल बहुत ही अच्छा मिलेगा और जो म्यूजिक है, इस म्यूजिक को दिया है A.R. रहमान सर ने। तो आपको चीजें पता चल गई होंगी कि मूवी में कितनी क्वालिटीज है, म्यूजिक से लेके एडिटिंग से लेके सारी चीजों तक। इसके अलावा ये मूवी आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बांध के रखती है। हाँ, जो कमजोर दिल वाले हो वो प्लीज इस मूवी से दूर रहें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब कहानी में। तो इसके बाद होता क्या है, जो पत्थर होता है लगभग 360 किलो का वेट होता है उसमें। वैसे तो दोस्तों दोनों हाथों से उठाना संभव नहीं होता इतने भारी पत्थर को, बट इस सिचुएशन में वो फंस चुका है दोनों दीवारों के बीच में और पत्थर के बीच में उसका हाथ फंसा हुआ है। अब देखना है वो कैसे निकलता है। तो दोस्तों सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि वो बाहर निकल सके और कोई उसकी हेल्प के लिए आ सके। तो दोस्तों वहां पे आने से पहले रास्ते में सिर्फ उसे 2 लड़कियां मिली होती है जिसे इसने रास्ता बताया होता है और जिसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया होता है। और हाँ, इसने ये चीज भी बोली होती है कि वहां पे स्कूबी डूबी डू एक रेस्टोरेंट है। तो दोस्तों स्कूबी डूबी डू रेस्टोरेंट में ये जाने वाला होता है कुछ दिन बाद और उनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने इनवाइट किया होता है। तो दोस्तों उन्हीं से ये लास्ट टाइम मिला होता है। जब ये अंदर फंस गया होता है तो इसे रियलाइज होता है कि अब ये कैसे निकल सकता है। पहले तो ये बहुत ज्यादा हेजिटेट हो जाता है चीजों को लेके, सिचुएशन को लेके कैसे डील करें। तो जल्दी से ये अपना पानी निकालता है, फिर जल्दी जल्दी उसे पीने लगता है। तो दोस्तों जैसे ही पता चलता है वहाँ पे फंस गया है और आगे अब कुछ नहीं कर सकता, पानी बचाता है और पानी सेव करता है। एक टाइम टेबल उसका सेट कर लेता है। पीने के नाम पे इसके पास 350 ml सिर्फ पानी था और उसके अलावा खाने के लिए सिर्फ बेरी टोस्ट था। तो दोस्तों 3 दिन तक वो इसी सोच में, उम्मीद में बैठा रहा कि इसे बचाने कोई आएगा। और जिस जगह पे ये फंसा था वो ऊपर से देखने में काफी पतली जगह थी और इस मूवी में कई जगह दिखाया गया है कि ये बहुत ही ज्यादा अपने पहले वाली लाइफ को याद करता है। तो अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है, अगर कोई बुरा टाइम चल रहा होता है तो हमें अच्छा टाइम याद आता है, वो सारी चीजें हमारे जहन में आने लगती हैं। तो सेम सिचुएशन इस मूवी में दिखाई गई है कि वो जब अंदर फंसा होता है तो वो अच्छी चीजों को याद करता है एंड ट्राई करता है। पहले तो वो बहुत मेहनत करता है, ट्राई करता है, अपने हाथों से हिला के देखता है कि वो निकल जाए। उसके बाद उसके पास माउंटेनिंग रोप होती है, तो माउंटेनिंग रोप से भी वहाँ पे सेटअप करके ट्राई करता है जान लगाने की, बट उसका राइट हैंड होता है जो वो फंसा होता है, तो इसकी वजह से लेफ्ट हैंड से इतना ज्यादा जान नहीं लगा पाता। इसके अलावा दोस्तों मैं अब बताऊंगा जो क्लाइंबिंग रोप वो लेके गया होता है डायनेमिक रोप। डायनेमिक रोप का डिसएडवांटेज क्या होता है? तो डायनेमिक रोप जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ी खिंचावदार होती है, ज्यादा खिंचती है। जब वो सेटअप बनाता है तो उसके बाद भी उस सेटअप में इतना जोर नहीं लग पाता जितना लगना चाहिए था। अगर वहीं पे डायनेमिक रोप के अलावा अगर स्टैटिक रोप होती तो हो सकता था कि वो थोड़ा बहुत खिंच जाती एंड उसका हाथ बाहर आ सकता था, बट उसके पास क्लाइंबिंग रोप होती है, नॉर्मल डायनेमिक रोप। 3 दिन तक वहाँ पे फंसा होने के कारण वो अब डिहाइड्रेट होने लगा था। इसके अलावा जो उसका हाथ फंसा हुआ था उसमें ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरीके से रुक गया था और उसका हाथ पूरी तरीके से डीकम्पोज होने लगा था। इसके बाद उसे पता था कि जो सिचुएशन है वो उसे खुद हैंडल करनी है, खुद बाहर निकलना है, क्योंकि ज्यादा दिन तक वो रुक नहीं सकता। ना ही उसके पास खाना उपलब्ध था, ना ही पानी। तो अब धीरे धीरे करके उसका पानी भी खत्म हो चुका था लगभग पूरी तरीके से। तो दोस्तों बीच में ऐसा होता है कि उसे बीच में रियलाइज होता है कि वो वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बारिश तेज आ रही है और जो कैनियन होते हैं उसके अंदर से पानी भरने लगता है। धीरे धीरे करके पानी ऊपर तक आता है। कैनियन के अंदर एक तरीके से बाढ़ सी और लहर सी आने लगती है। तो उसमें दिखता है थोड़ा सा वो जान लगाता है, वो पत्थर निकल जाता है, बट एक्चुअली वो सीन सिर्फ उसने सोचा होता है। वो निकल के जल्दी से भागता हुआ जाता है, अपने घर पहुंचता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बट जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो अभी भी वहीं पे है। फिर कुछ देर बाद उसे एक सपना आता है और सपने में देखता है कि वो फ्यूचर में अपने बच्चे के साथ खेल रहा होता है। उसे सोफे के ऊपर लोग बैठे हुए मिलते हैं, जैसे उसके जो रिलेटिव हैं एंड उसके जो दोस्त हैं, और साथ में वो बच्चा भी मिलता है। जब वो उस बच्चे के साथ खेल रहा होता है तो उसका राइट हैंड कटा हुआ होता है, बट वो जिंदा होता है। तो यही बात उसके माइंड में चलती रहती है और वो सोचता है अब बाहर निकलने का तरीका क्या है। तो उसका राइट हैंड काट के वो बाहर निकल सकता है, ये थिंकिंग उसके माइंड में आती है। वो हाथ काटेगा कैसे, उसके पास चीजें क्या होती हैं। तो मैंने जैसा आपको पहले बताया था, फ्लैश लाइट के साथ उसे एक किट मिली होती है जिसमें लगभग 2 इंच का एक नाइफ होता है, छोटा सा, और उसकी भी धार काफी ज्यादा तेज नहीं होती, बहुत नोकीला वो नहीं होता है। तो उससे हाथ काटना अपना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो हाथ डिकम्पोज होने लगता है, जिसके कारण उसके पास एक मौका होता है और वो क्या करता है, अपने हाथ को ट्विस्ट करके अपनी हड्डी को तोड़ लेता है वहां से।
और इसके अलावा उसके पास एक टेप होती है, पहले उस टेप से अपने हाथ को बांध लेता है एंड उसके बाद अपनी हड्डी को डिसलोकेट करने के बाद, तोड़ने के बाद जो वो नाइफ होता है उसी नाइफ से ट्राई करता है कि धीरे धीरे अपने हाथ को काटना स्टार्ट करता है। तो ये जो सिचुएशन है उसमें मेंटली पूरा वो हार चुका होता है, बट एक जस्ट मूवी के अंदर दिखाया गया है कि जो उसका बच्चा होता है वो सामने बैठा हुआ होता है। कई बार उस मूवी के अंदर आप देखेंगे कि जो बच्चा है वो सामने बैठा हुआ है और वो उसकी उम्मीद में वेट कर रहा होता है। तो इसी को देखते हुए एरन ट्राई करता रहता है एंड धीरे धीरे अपने हाथों को काटता रहता है। तो पहले वो अपने हाथ की मसल्स को काटता है, धीरे धीरे करके मसल्स को काटता है। उसके बाद जो नस होती है, बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के उसे काटना आपको दुनिया में बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास करा सकता है। इसके अलावा दोस्तों उसने जो 5 दिन में सिचुएशन देखी होती है वो एरिया लगभग डेजर्ट की तरह होता है। तो उसके अंदर रात के टाइम इतनी ठंड हो जाती है, रात के टाइम कई बार उसने रस्सियों से अपने आप को बांधा होता है कि ठंड ना लगे, अपने आप को पूरी तरीके से पैक करके रखता है। और वहाँ पे इसके अलावा उसकी चींटों से भी दोस्ती हो जाती है। तो रोज सुबह एक टाइमिंग होती है, कुछ टाइम के लिए सनराइज जो होती थी उसके पास आती थी और उसके पैर हाथों पे पड़ती थी। तो उसने उस टाइम सारी टाइमिंग नोट कर ली थी, जैसे कि कब धूप आने वाली है, थोड़ी सी देर के लिए उसके पाँव पे धूप लगती थी और रात को जो उसकी हालत होती थी ठंड में वो बिल्कुल दर्दनाक होती थी। लास्ट में दोस्तों मसल्स को काटने के बाद जब वो नफ्स को काटता है तो उससे बहुत ही ज्यादा दर्द का एहसास होता है और इस प्रोसेस में उसे लगभग 1 घंटा लग जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना ज्यादा दर्दनाक होता है एक नाइफ से अपने आप अपना हाथ काटना, बट ये सोचिए कि कितना दर्दनाक होता है अगर उस नाइफ में धार ना हो तो आपको कैसे कैसे हाथ काटना पड़ता है। वो सिचुएशन जस्ट सोच के ही आप सोचते होंगे इससे अच्छा तो मर जाना बेहतर है। तो दोस्तों उसकी बॉडी का लगभग 25% ब्लड निकल चुका होता है। वो कैसे भी करके उसे बांधता है प्रॉपरली एंड जैसे ही उसका हाथ कटता है वो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट तो नहीं दे पाता, बट नॉर्मली उसे बांधता है, उसे पूरा कवर करता है एंड निकल पड़ता है वो आगे की तरफ। बट इसके बाद भी रास्ता इतना आसान नहीं था। तो दोस्तों जो उसके बाद पहुंचने के बाद जब कैनन से आगे की तरफ बढ़ता है तो एक जगह आ जाती है जो खाई की तरह होती है। तो दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा हाइट पे होता है, तो वहां से नीचे उतरने के लिए वो ऑप्शन ढूंढता है। तो वहां पे क्लाइंबिंग करने जो लोग आते हैं उन्होंने हुक वहां पे लगाए होते हैं एंड इसके पास रोप होती है। जाने से पहले ये रोप अपने साथ ले लेता है जिसकी वजह से थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये वहां से रैपलिंग के मेथड के साथ धीरे धीरे करके नीचे उतरता है। नीचे उतरने के साथ ही थोड़ा सा इसे पानी मिल जाता है। हाँ वो पानी गंदा होता है बट इतने दिनों से इसने कुछ नहीं पी रखा होता, तो जल्दी से जाके बस उस पानी में जाके गिर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उस पानी को पीने लगता है, अपनी जो बॉटल होती है उस बॉटल के अंदर भरता है एंड धीरे धीरे करके दोबारा निकल जाता है। बट इसके बाद भी जो उसका सफर होता है लगभग 24 किलोमीटर का होता है जो उसे पैदल तय करना होता है क्योंकि वो बाइक अपनी लॉक करके आया होता है। तो दोस्तों 9.7 किलोमीटर पैदल चलने के बाद उसे एक फैमिली वहाँ पे दिख जाती है और फैमिली दिखने के साथ ही वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है, बट ज्यादा वॉइस नहीं होती। फिर भी वो लास्ट टाइम अपनी एनर्जी लगा के हेल्प चिल्लाता है और उस फैमिली जो होती है उसे देख लेती है और फैमिली जल्दी से भागते हुए मदद के लिए आती है। तो उनसे वो पानी लेता है और जल्दी जल्दी से पानी जितना हो सकता है उतना पीता है। पानी के बाद उस फैमिली ने उसे थोड़ा बहुत खाना भी दिया होता है, तो वो थोड़ा बहुत जो खाना होता है वो खाता है। थोड़ी देर बैठने के बाद वो दोबारा निकल पड़ता है उन फैमिली के साथ और वो फैमिली जो होती है वो लोकल अथॉरिटी को बता देती है और वहाँ पे रेस्क्यू टीम को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो रेस्क्यू टीम आती है। इससे पहले उसकी फैमिली ने भी मिसिंग रिपोर्ट लिखा दी होती है क्योंकि वो कई दिनों से घर नहीं गया होता। इसके बाद दोस्तों उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है जिसमें उसका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा दोस्तों उसका एक हाथ कट गया होता है, तो रेस्क्यू टीम जाती है वहां से उस पत्थर के बीच में से उसके हाथ को निकाल के लाती है एंड उसका अंतिम संस्कार करती है। इसके अलावा दोस्तों जो उसका लक्ष्य था, सपना था कि पहला ऐसा माउंटेनियर बनना जिसने कोलोराडो की सभी जो 14,000 फीट से ऊपर की चोटियां हैं हाइट की, उन सबको क्लाइंब किया हो। ये लक्ष्य भी वो पूरा करता है और 53 ऐसी चोटियों को क्लाइंब कर देता है जो कोलोराडो में 14,000 फीट से ऊपर तक की हैं और ऐसा करने वाला वो पहला इंसान बनता है। तो दोस्तों मेरी तरफ से जस्ट इतनी ही सजेशन है, अगर आप सुसाइड करने की सोच रहे हैं तो ये मूवी प्लीज जरूर देखिए। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सिचुएशन आती है, मुश्किल सिचुएशन आती है लाइफ में, तो लाइफ की इंपॉर्टेंस का आपको इससे पता चलेगा और लाइफ क्विट करने से कहीं ना कहीं आप दूर रहेंगे। तो ऐसे ही मैं आता रहूंगा अलग अलग माउंटेनिंग वीडियोस के साथ। इसके अलावा अगर आप
आपके पास ऐसी कोई मूवी हो या कोई और वीडियो हो तो आप सजेस्ट कर सकते हैं जिसका हम रिव्यू करें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके पास भी कोई ऐसी मूवी है या आपकी सजेशन में है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम उस मूवी पे रिव्यू करें एंड माउंटेनिंग के प्रति और एडवेंचर के प्रति लोगों को और जागरूक करें और लोगों को अट्रैक्ट करें। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ। My name's Erwin Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it.